हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ अड्डा। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो आईपीओ मार्केट में आ चुकी है, शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है। कंपनी का नाम है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स और कंपनी बेसिकली रिटेल ज्वेलरी के बिजनेस में है। कंपनी के पूरे बिजनेस डिटेल को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आईपीओ की डिटेल समझ लेते हैं। आईपीओ खुल रहा है 10 सितंबर को, 12 सितंबर को क्लोज होगा। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 456 रुपए से 480 रुपए का रखा गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी जो है वो 1100 करोड़ रुपए टोटल जुटा रही है, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो 850 करोड़ रुपए का है और 250 करोड़ रुपए का ओएफएस है। कंपनी क्या करती है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपटीशन कहां से है, आगे के लिए क्या ग्रोथ है, ये सारी चीजें समझने के लिए मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ हैं सौरभ गाडगिल जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और साथ में है किरण फिरोदिया जो ईडी एंड सीएफओ हैं पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर, और आईपीओ के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं भी। थैंक यू। पहला सवाल मेरा आपसे है कि इस कंपनी के सफर के बारे में बताइए, कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आप अब तक चलते आए और आईपीओ के लेवल तक आ गए। सो पीएनजी की शुरुआत हुई 1832 से। सो हम ऑलमोस्ट 200 ईयर ओल्ड ज्वेलरी कंपनी है, मे बी द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। ये शुरुआत हुई सांगली में। सांगली उस समय 6 गली का शहर था, इसके 6 गली का मतलब था सांगली। सांगली नेबरिंग था कोल्हापुर सिटी से। सांगली उस समय टर्मरिक कैपिटल था, कोल्हापुर वॉज द शुगर केन कैपिटल। दोनों अच्छे प्रॉस्परस सिटीज़ थे। सांगली में 100 साल पूरे करने के बाद 1958 में ब्रांड ने आगे प्रस्थान किया पूना में। उस टाइम सांगली पूना का कनेक्शन था, किर्लोस्कर सांगली से पूना आए थे, गरवारे आए थे, तो एक पूना उस टाइम बड़ा शहर माना जाता था। पुणे में ऑटो हब डेवलप हो रहा था, तो 1958 में पूना में आए। मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया 2000 में। 2000 में बिज़नेस हमारा पूना में एक दुकान था लक्ष्मी रोड पे, जो आज भी वहाँ पे है। उस समय पूरा फैमिली ओन, फैमिली मैनेज, एक सराफा पेड़ी जैसे होती है वैसा कारोबार था। और पहले साल में जब मैंने ज्वाइन किया तो कंपनी का सालाना टर्नओवर 20 करोड़ था, जो आज 6000 के आगे गया है। तो ये एक फैमिली ओन, फैमिली मैनेज से प्रोफेशनली रन, प्रोफेशनली मैनेज, सिस्टम ड्रिवन, प्रोसेस ड्रिवन का ही पूरा सफ़र रहा है। ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। अगर बात करें 1832 से ग्रेट डिप्रेशन हो, वर्ल्ड वॉर्स हो, इंडियन इंडिपेंडेंस हो, पुणे के फ्लड्स हो, बहुत चीज़ें ब्रांड ने देखी है। ऊपर नीचे ब्रांड ने इकोनॉमी होते लोगों का बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक जो चीज़ रही है कांस्टेंट है वो लोगों का विश्वास। इतने सालों का सफ़र, और ये सफ़र में 7 से 8 पीढ़ियों का कस्टमर का रिलेशन। आज भी अगर बात करें तो 30-35 लाख कस्टमर्स है, और जो कस्टमर में बहुत से कस्टमर 2-3 जनरेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस बेटी है, उसकी माँ है, उसकी दादी है, सबकी ज्वेलरी पीएनजी की ज्वेलरी है। सो ये एक जो फाउंडेशन बना है और ये जो एक लोगों में विश्वास है, यही लगता है मुझे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पीएनजी की है। बिल्कुल। तो जो कहते हैं ना कहावत कि सब कुछ भी हो जाए गोल्ड चलता रहेगा, तो आपने इसका एग्जांपल बताया कि 1832 से अभी तक लगातार चलते आ रहे हैं, ग्रो करते आ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई, किया था तो गोल्ड भाव 1 रुपये ग्राम था, जो आज 70,000 रुपये, 70,000 रुपये 10 ग्राम का। तो वो जर्नी हुई है लोगों का। जैसे आपने कहा गोल्ड सदा के लिए होता है, और हमें लगता है कि जो लोगों का विश्वास है और लोगों की जो प्यार है जो हमारे ऊपर, वो कायम वो बरकरार रहा है इतनों सालों से। और यही मेन रीज़न है कि कोई भी ब्रांड को सक्सीड होने के लिए वैल्यूज़, एथिक्स, प्रिंसिपल्स की बहुत ज़रूरी होते हैं। और मुझे लगता है पीएनजी ने इतने सालों से उसे ना ही मेंटेन किया है, पर उसके ऊपर काम करके उसको ग्रो किया है। बिल्कुल। ये इंटरेस्टिंग है कि आपने एक स्टोर से शुरुआत करके 39 स्टोर तक आज आप पहुंच चुके हैं, जैसा मैं आरएसपी में देख पा रहा हूं। किरण जी, एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप कंपनी के फाइनेंसेस को भी देखते हैं। 850 करोड़ का फ्रेश कैपिटल आप रेज कर रहे हैं, कहाँ यूज़ करने वाले हैं? 850 करोड़ का जो फ्रेश इशू है उसका प्राइमरी यूज़ जो होने वाला है वो ऑलमोस्ट 393 करोड़ का जो यूज़ है वो है 12 नए स्टोर खोलने के लिए। सो फाइनेंशियल ईयर 25 हम प्लान कर रहे हैं कि 9 स्टोर ओपन करने का, और फाइनेंशियल ईयर 26 वी आर प्लानिंग टू ओपन 3 नए स्टोर। बाकी 300 करोड़ जो है, 300 करोड़, वो हम बैंक के एग्जिस्टिंग जो डेट है वो हम रीपे करेंगे, और सेम बैंक से वापस नॉन फंड बेस्ड लिमिट भी ऑलमोस्ट सैंक्शन हुए हैं, वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट। सो ये प्राइमर फेसी पर्पज़ होगा, और बाकी का जो है वो जनरल पर्पज़ के लिए होगा। ओके। एक सवाल इससे कनेक्टेड, अभी कितना डेट है कंपनी पर, और जब आप ये रीपे करेंगे तो उसका बुक्स पर, आपके जो मैं बॉटम लाइन समझना चाहता हूँ कि बुक्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग डेट्स है वो तकरीबन 330 करोड़ के है,
जिसमें बेसिकली 250 करोड़ जो है हमारा कंसोर्शियम बैंकिंग है, जिसमें SBI लीड बैंकर है, HDFC, सारस्वत बैंक, जनता सहकारी बैंक, सो ये बैंक है। IPO होने के बाद में और ये सब रीअरेंजमेंट होने के बाद में हमारा डेट लेवल जो है वो तकरीबन 350 करोड़ तक ही रहेगा। बट इसके दूसरा बेनिफिट होगा कि हमारी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। आज जो मेरी फाइनेंस कॉस्ट 9.5% है वो घट के 5-5.5% तक हो जाएगी। सो ये बेनिफिट होगा। और दूसरा इसका पर्पज़ होगा कि हमारा हेजिंग पर्पज़ जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो ये रीअरेंजमेंट करने से हमारे दोनों साइड से बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल। सौरभ जी, ये जो आपके स्टोर्स हैं 39 स्टोर्स हैं, तो अब तक क्या आप सारे कंपनी ओन्ड स्टोर्स ही खोलते आए हैं या कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल भी आपने लिया है, या आगे जाकर आप कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी एक्सपेंशन करने वाले हैं? हमने फ्रेंचाइज मॉडल चालू किया था 4 साल पहले। ये एक यूनिक फ्रेंचाइज मॉडल है क्योंकि जिसमें हम लोग फ्रेंचाइज को कोई ROI की गारंटी नहीं दे रहे। फ्रेंचाइजी मॉडल ये हमारे प्राइमरी Tier 2, Tier 3 या Tier 4 में से ये सिटीज़ या तालुका प्लेसेस में है, जहाँ पे हमको लगा कि वो फ्रेंचाइजी वहाँ पे खुद लोकली नोन पर्सन है, जिसका वहाँ पे कोई अलग बिजनेस है और जो वहाँ पे हमारे नाम से अच्छा बिजनेस कर सकता है। लेकिन वो स्टोर के साइज़ ग्रोथ लिमिटेड है, मार्केट लिमिटेड है, वहाँ पे हमने फ्रेंचाइजी किए हैं। जो आउट ऑफ टोटल 39 11 फ्रेंचाइजी है और बाकी पूरे कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है। सो अगर कंपेयर करें तो फ्रेंचाइजी का टॉप लाइन अगर स्टोर का 40 करोड़ है तो कंपनी का लगभग 200 करोड़ है। तो ये साइज़ में डिफरेंस है फ्रेंचाइजी और हमारे। आगे ग्रोथ में भी बात करें तो फ्रेंचाइजी ये प्लान में नहीं है अभी। आगे जो IPO के बाद जो हमारी विज़न है महाराष्ट्र की नंबर 1 ज्वेलरी कंपनी बनना। आज नंबर ऑफ़ स्टोर में हम नंबर 2 है महाराष्ट्र में। तो IPO के बाद स्टोर एडिशन के बाद विज़न है कि महाराष्ट्र की नंबर 1 ज्वेलरी कंपनी सभी अर्थों में, नंबर ऑफ़ स्टोर, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये जर्नी में पूरे कंपनी स्टोर ऑपरेटेड स्टोर्स रहेंगे। आगे जाके फ्रेंचाइजी सोच सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक काम नहीं किया है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं देख रहा था कि आप महाराष्ट्र फोकस्ड हैं टोटली। क्या आप किसी और स्टेट की तरफ, महाराष्ट्र में भी पुणे आपका मेन फोकस रहा है, क्या आप किसी और स्टेट में भी एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं? महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई और बाकी जगह पे स्टोर्स है, कई जगह पे स्टोर और आना बाकी है। मुझे लगता है ये 2 साल में महाराष्ट्र का मार्केट पूरा है ये हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। महाराष्ट्र लगभग $10 बिलियन का मार्केट है और मुझे लगता है कि 2 साल में हमारी कोशिश है कि 60 से ऊपर स्टोर महाराष्ट्र में हमारी कंपनी के होंगे। ये होने के बाद हम कंपनी की धारणा है कि जैसे पेशवा ने जर्नी की थी महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश जाके, फिर वहाँ से इंदौर से आगे छत्तीसगढ़, झारखंड, UP, बिहार, दिल्ली तक, तो यही जर्नी PNG ब्रांड फॉलो करेगा। तो कहना है कि अगले मतलब साल 3 से अगले साल 7 तक ये जर्नी चालू रहेगी और कंपनी की कोशिश है कि 5-6 साल में आगे कंपनी 100 स्टोर्स के ऊपर की कंपनी होगी और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं लेकिन सेंट्रल इंडिया की नंबर 1 कंपनी कहलाई जाएगी। बिल्कुल। ग्रोथ के लिए आपका विज़न क्लियर है। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि ज्वेलरी का जो मार्केट है ना, वो पिछले 2-3 सालों में काफ़ी बदला है। पहले हम ज्वेलरी का मतलब गोल्ड समझते थे, बाद में डायमंड आया और चीज़ें ऐड हुई, धीरे धीरे वो स्टडेड ज्वेलरीज का एक ट्रेंड आया। अब एक नया ट्रेंड आया है सिल्वर ज्वेलरी का भी। तो लोग कम पैसे में लाइट वेट सिल्वर ज्वेलरी यूज़ करते हैं और वो एक जो है वो एक नया ट्रेंड है। तो क्या वो ट्रेंड आपको थोड़ा बहुत गोल्ड में चैलेंज देता है? क्या आप उस कैटेगरी में भी एंट्री की सोच रहे हैं, या फिर गोल्ड इज सिक्योर कि हाँ नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चलते रहेंगे? नहीं, ट्रेंड बहुत आ रहे हैं। ये सिल्वर ज्वेलरी, ब्रास ज्वेलरी, इसको एक नाम दिया इंडस्ट्री ने फैशन ज्वेलरी, जिसमें ना रीसेल है, जिसमें ना वैल्यू अप्रिसिएशन है, ये पूरी फैशन है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो पोजीशनिंग है, वो फ़िलहाल वो अभी फ़ाइन ज्वेलरी जिसमें वैल्यू है, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट एंगल है, वो ज्वेलरी है। अगर सिल्वर की बात करें तो हम लोग हमारा सिल्वर का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है। हम लोग सालाना 300 करोड़ के ऊपर सिल्वर का कारोबार करते हैं, जिसमें सिल्वर के आर्टिकल्स है, पूजा सेट्स है, मूर्तियाँ है, ये हम सब हमारे स्टोर में ग्राहकों के लिए बेचते हैं। सिल्वर ज्वेलरी ऐसा मार्केट है कि अगर डिमांड है अच्छी तो हम लोग इसमें डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वैल्यू वाइज ये बहुत छोटा मार्केट है कंपेयर टू गोल्ड या कंपेयर टू डायमंड्स। तो इसके लिए एक अलग फॉर्मेट देखना पड़ेगा। अभी तक मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ हो रही है सिल्वर और अपने गोल्ड डायमंड में, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और अगर ये ग्रोथ कैटर कर सके तो बहुत वॉल्यूम्स और वैल्यू में अच्छी बढ़ोतरी दिख सकती है।
फैशन ज्वेलरी एक अलग कैटेगरी है जिसको समझना पड़ेगा और जिसमें अलग से मुझे लगता है पोटेंशियल है कि इंडिया यंग कंट्री है, लोगों को अलग अलग ज्वेलरी चाहिए, लेकिन मेन स्ट्रीम ज्वेलरी फोकस हमारा रहेगा फाइन ज्वेलरी के ऊपर, बिकॉज हम लोग PNG इज़ अ फाइन ज्वेलरी कंपनी। बिल्कुल। किरण जी, फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा लौटते हैं क्योंकि किसी IPO के लिए फाइनेंशियल समझना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं देख रहा हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 2555 से फिर आप 4507 पर आए FY23 में। FY24 में आप 6110 के आसपास आ गए हैं रेवेन्यू में। तो क्या सीक्रेट क्या रहा इतनी अच्छी ग्रोथ का? प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए 2 साल या 3 साल पीछे जाके मुझे आपको बताना पड़ेगा, जब एक्चुअली कोविड पीरियड था, जब सभी इंडस्ट्री को बहुत इसका नुकसान भी सहन करना पड़ा। एक्चुअली उसी 2 साल में हमने एज अ मैनेजमेंट ने बहुत डीपली आगे आने वाले 2-3 साल की स्ट्रैटेजी करी, जिसमें हमने ये हर एक स्टोर के बारे में उसका मैट्रिक्स कैसा होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, और हमारा जो कंसंट्रेशन एरिया था वो हर एक स्टोर कॉस्ट सेंटर ना बल्कि प्रॉफिट सेंटर पे आ जाए। ये 2-3 साल के ऊपर काम करा। हमने हमारे डेट पे काम किया, ना 1 रुपये का डेट बढ़ाया। जो 2020-21 में हमारा 250 का था वो आज भी हमारा एसेस लिमिट वही है। सो 2-3 साल में हमने हमारा जो भी रिनोवेशन, एक्सपांशन, लास्ट ईयर हमने 4 नए स्टोर किए, ये बीट हमारे इंटरनल एक्रूवल से ही किए। सो ये सब होने का मेन रीज़न है। एट द सेम टाइम प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर काम किया, एट द सेम टाइम ऑपरेशनल लेवल एफिशिएंसी कैसे बढ़े उसके ऊपर काम करा, साइंटिफिक वे से सिस्टम भी जो है वो उसके ऊपर भी काम किया। ये सब का मिला जुला असर जो देखोगे तो ये रेवेन्यू ग्रोथ हमें लास्ट 2-3 साल से दिखी है। सो यही आगे जाके हमारा कोशिश रहेगी कि वी विल कीप द सेम मोमेंटम है। अच्छा, जब हम पूरे गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी की बात करते हैं तो 2 सेगमेंट हैं, एक स्टडेड एक नॉन स्टडेड। तो आपका मार्जिन अगर देखा जाए तो स्टडेड वाले में ज़्यादा होता है, तो आपका जो रेवेन्यू शेयर है वो दोनों में से कितना कितना है? सो आज के दिन में जो हमारा स्टडेड पोर्शन है वो तकरीबन 11-11.5% के तकरीबन हमारा स्टडेड पोर्शन है, जिसमें कि हाई प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं। बट जब हम कंसोलिडेट लेवल करते हैं तो वो मार्जिन श्रिंक हो जाता है। आने वाले जो दिन है जिसमें हमारा एक्सपांशन प्लान भी हमने लिखा है, एट द सेम टाइम हमारा स्टडेड पोर्शन की भी हमारा जो एक इंटरनल टारगेट है कि वो भी हम इंडस्ट्री के मुकाबले हम उसका भी आगे जाके इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। सो जैसे ही वो होगा मार्जिन्स हमारे और आपको आगे बेहतर दिखाई देंगे। सो आने वाले 2 साल में जैसे जैसे एक्सपांशन होगा, स्टडेड पोर्शन का भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके ऊपर भी काम जोर से चल रहा है, उसका भी एक बार बढ़ोतरी हो जाती है तो मार्जिन्स में भी उसका अच्छा खासा आपको असर दिखेगा। बिल्कुल। सौरभ जी, गोल्ड ज्वेलरी की जब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अहम होती है, तो क्या आपके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन के अपने हाउसेज हैं या आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट हैं? कैसा अरेंजमेंट है इसको लेकर? हमारा एक हाइब्रिड मॉडल है। हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करते एज अ कंपनी। हम जब सांगली से पूना आए थे तो हमारे साथ 5-6 कारीगर आए थे। आज वो खुद 100 के ऊपर कारीगर को एम्प्लॉय करते हैं। तो ये नेटवर्क पूरा बना हुआ है जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, और जो हमसे पूरा बोले मंगलसूत्र हो, नेकलेस हो, अलग अलग ज्वेलरी हमारे लिए बनाते हैं। इनका प्रपोर्शन 30-35% है, और बाकी हम लोग ज्वेलरी मार्केट से राइट फ्रॉम कलकत्ता से जयपुर तक, जयपुर से गुजरात तक, गुजरात से साउथ इंडिया तक अलग अलग व्यापारों से लेते हैं। कोशिश ये रहती है कि जो हमारा मेड टू ऑर्डर बिज़नेस है, कस्टमाइज बिज़नेस, वो हम ज़्यादातर पुणे में हमारे कारीगरों से करते हैं, और जो एंटीक, कुंदन, फैशनल ज्वेलरी है वो हम बाहर से लेते हैं। लेकिन मर्चेंडाइजिंग के ऊपर एक बहुत रेगुलर काम होता रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी ज्वेलरी बिज़नेस का अगर हार्ट है तो वो डिज़ाइन है। कस्टमर को नए नए ट्रेंड्स, नए डिज़ाइन अगर आप दे सकते हो तो आपके पास कस्टमर आते रहेंगे और नए कस्टमर जुड़ते रहेंगे। तो उसके ऊपर हम लोग बहुत एक्टिवली काम करते हैं, और ये नए सप्लायर ढूंढना, नए मैन्युफैक्चरर ढूंढना, उनके साथ काम करना, ये हमारा हमेशा का एक फोकस एरिया रहता है। अगर बात करें लिस्टेड प्लेयर्स की तो RBZ और स्काई गोल्ड दोनों लिस्टेड मैन्युफैक्चरर है, दोनों के साथ हमारा काम होता है। ऐसे डायमंड में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सबके साथ हमारा काम होता है, और कोशिश यही रहती है कि इंडस्ट्री में जो आज ट्रेंडिंग है और आगे जो ट्रेंड हो सकता है वो उसके ऊपर काम करे, और वो हमारे पास होना चाहिए। एट द सेम टाइम स्टॉक टर्न के ऊपर बहुत ध्यान होता है, तो एज अ पॉलिसी हम लोग ज्वेलरी मेल्ट बिल्कुल नहीं करते। कोशिश रहती है कि ज्वेलरी स्टोर में ही आने के बाद बिकनी चाहिए। अगर एक स्टोर में नहीं बिकती है तो उसको अलग स्टोर में बेच के उसका शफलिंग करके उसके ऊपर फोकस करना।
तो इससे बॉटम लाइन में एक अच्छा सपोर्ट मिलता है और कोई भी ज्वेलरी मेल्ट करके डेड स्टॉक होने का हम लोग उसके ऊपर बहुत बहुत माइन्यूटली काम करते हैं। ओके, समय बहुत कम है, मुझे बताया गया कि समय आपके पास काफ़ी कम है, लेकिन मैं 2 सवालों को क्लब करके पूछना चाहता हूँ। एक तो ऑनलाइन मार्केट से काफ़ी चैलेंज आने लगा है अब, क्योंकि लोग घर बैठे हर चीज़ शॉप करना चाहते हैं, ज्वेलरी भी खरीदने लगे हैं। तो एक उसको आप कैसे बीट करते हैं, कैसे आप उसको कोप अप कर रहे हैं? दूसरा ये पार्ट कि ग्रोथ के और ड्राइवर्स क्या हैं, जो ये आपकी ग्रोथ अभी रेवेन्यू और प्रॉफिट में दिख रही है, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहे, उसके ड्राइवर्स क्या हैं? सो ऑनलाइन मुझे लगता है इंडिया में या ग्लोबली देखा तो ज्वेलरी में खास करके ऑनलाइन 10% से ऊपर कहीं कहीं भी दिखा नहीं है। मुझे लगता है इंडिया में वही ट्रेंड होने वाला है। ऑनलाइन तो अभी बहुत छोटा है, बट ऑनलाइन ट्रेंड पिकअप हो रहा है। मेरे हिसाब से ऑनलाइन आगे जाके हमारे से ज्वेलर्स के लिए वो होगा वेयर इट विल बी ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन परचेज करो। बाइंग ट्रेंड्स जो टाइम जाता है दुकान में उसके ऊपर शॉर्ट होगा, बट ऑनलाइन सीरियस शॉपिंग के लिए मुझे ज्वेलरी में मेरे हिसाब से व्यू ओनली मॉडल होने वाला है। लाइट वेट ज्वेलरी गिफ्टिंग के लिए ऑनलाइन काफ़ी बढ़ रहा है, उसमें हम लोग भी एक्टिव है। हमारी खुद की वेबसाइट, थर्ड पार्टी वेबसाइट से हम लोग काम कर रहे हैं और ऑनलाइन जो हमने 2 साल पहले चालू किया था उसमें पहले साल जो 6 करोड़ के रेवेन्यू था वो पिछले साल 100 करोड़ के ऊपर गया है। तो ऑनलाइन में काफ़ी जंप है और वो ट्रेंड चलता रहेगा। अगर बात करें ड्राइवर्स की तो मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, दो चीज़ें हैं, एक अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज और दूसरा कंपटीशन से कस्टमर आपके तरफ आना। ये 2 ड्राइवर्स रहेंगे हमारे पास। बाकी कोई कैटेगरी में जाना ड्राइवर अभी फोकस नहीं है। फोकस है अपने ही बिजनेस को और फैलाना और अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से और कंपटीशन से कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना, इसके ऊपर फोकस रहेगा। और बेंचमार्किंग विद द बेस्ट एंड ट्राइंग टू बी द बेस्ट इज़ व्हाट द कंपनी विल ऑलवेज स्ट्राइव फॉर। और जो मैं कह रहा हूँ कि वी आर द ओनली ऑर्गेनाइज फैमिली ज्वेलर, तो यही फोकस हमारा आगे चलते भी रहेगा। ग्रेट। आपने ये भी बहुत क्लियर तरीके से बताया कि 2 साल में 60 से ऊपर स्टोर जाने की योजना है। बहुत शुक्रिया सौरभ जी और किरण जी, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। कंपनी के बिजनेस के बारे में काफ़ी चीज़ें समझने को मिली। आईपीओ के बारे में एक बार आपको फिर से बता दें कि आईपीओ खुल रहा है 10 सितंबर को और क्लोज होगा 12 सितंबर को। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 456 से 480 रुपये का रखा गया है और इस आईपीओ से कंपनी 850 करोड़ रुपये का फ्रेश कैपिटल और 250 करोड़ रुपये का ओएफएस कर रही है। मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट थी, जिनसे हमने जाना कि कंपनी के ग्रोथ प्लान्स, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं।